ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वैसा मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके कामिनी पुरैना जी का बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम। जी, रेखा जय कौशिक जी सतनाम। भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम। आज के सतनाम। प्रोग्राम में आज का जो खास दिन है वो बाबा गुरु घासीदास जी के द्वितीय पुत्र बालक दास जी की जयंती है और उसी के अवसर में कल रायपुर में उनके ऊपर में फिल्मी हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार डॉक्टर जी.आर. सोनी द्वारा बहुत अथक प्रयास करके फिल्म में निर्माण किया गया है, जिसकी ट्रेलर शो कल दिखाई जाएगी टाकीज में। तो उस पर आज हम उसकी पूर्व संध्या पर बालक दास जी की जो जिनको बलिदानी राजा और के नाम से नवाजा गया था अंग्रेजों ने, तो उनके जीवन पर, उनके संघर्षों पर, उनकी शहादत पर हम आज चर्चा करेंगे हमारे ज्ञानी जनों से, बुद्धिजीवी से। तो आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले मैं रेखा जी से आग्रह करता हूँ कि वो बाबा गुरु घासीदास जी के द्वितीय पुत्र बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी की शहादत दिवस के ऊपर में भी और उनके जीवन संघर्ष के बारे में भी विस्तार से हमारे दर्शकों तक अपने विचार रखें। रेखा जी। जी, सतनाम। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जय। परम आदरणीय बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी की जय। वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर जुड़े साथियों और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों को सादर नमन। सतनाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी के जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर, कल भादवाष्टमी है, कल उनकी जन्म जयंती है, तो पूर्व संध्या पर सभी संत जनों को, देशवासियों को जन्म जयंती की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक, युग पुरुष, मानवाधिकार के लिए सतनामी आंदोलन के प्रणेता गुरु बालक दास जी का जन्म 18 अगस्त 1801 को भादो अष्टमी में सोनाखान की रियासत विरोधपुरी ग्राम में हुआ था। गुरु बालक दास जी के पिता का नाम गुरु घासीदास जी और माता सफरा माता थी। वे अपने बड़े भाई गुरु अमरदास थे और वो द्वितीय पुत्र थे गुरु बालक दास जी। उनकी एक बहन सुभद्रा और एक छोटे भाई आगर दास जी और एक और भाई छूटे उनसे और गढ़िया दास जी थे। गुरु बालक दास जी के बचपन से ही साहसी, वीर, ताकतवर और गठीला बदन, ऊंचे लंबे कद काठी वाला था। अपनी कम उम्र से ही उन्होंने सन 1820 ईस्वी से चले सतनामी आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोनाखान के राजा राम राय के पुत्र वीर नारायण सिंह और आदिवासियों से उनका मित्रतापूर्ण संबंध था। गुरु बालक दास जी का विवाह धारा नवलपुर के निवासी सुनहर दास त्रिवेदी की सुपुत्री नीरा माता से हुआ। नीरा माता साहेब भुजबल महन जी की बहन थी और गुरु बालक दास जी के समय ही डोला प्रथा का शुरुआत किए भुजबल महन जी ने। और उस टाइम समाज के लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि एक उच्च वर्ग के लोग को ही डोला में से जाके ऐसे विदाई किया जाता था अपनी पुत्री को। तो उस टाइम में शुरुआत गुरु बालक दास जी के शादी से ही, नीरा माता गुरु बालक दास जी की शादी से ही हुआ डोला प्रथा का शुरुआत हमारे समाज में। और गुरु बालक दास जी और वीर नारायण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ जमींदारी प्रथा, अकाल, भूख एवं अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किए थे। और इसी कारण से गुरु बालक दास और वीर नारायण सिंह अंग्रेजों को कटकने लगे। सामंतवाद, साम्राज्यवाद और संभ्रांतवाद के खिलाफ दोनों ने अगुवाई की। गुरु बालक दास जी ने सतनामी खड़े तैयार किए। अन्याय, अत्याचार, रूढ़िवाद और अंधविश्वास को जड़ से समाप्ति करने के लिए गुरु बालक दास जी ने बीड़ा उठाया। सतनाम अखाड़ा से पारंगत सेना बनाकर मराठों द्वारा बनाए गए सामंतवादी व्यवस्था का उन्होंने पतन किया। सामंतवादी लोग गरीबों, किसानों से लगान वसूली करते थे
और उन्हें उनके जमीन को हड़प लेते थे। लगान नहीं देने पर जमीन को हड़प लेते थे। किसानों की जमीन रखने का अधिकार नहीं देना चाहते थे। गुरु बालक दास जी ने मराठा शासन पेशवा द्वारा बनाया गया सामंतवादी व्यवस्था को नष्ट किए। पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को भूस्वामी का अधिकार दिलाया, जिसके वजह से किसान वर्ग को जमीन में मालिकाना हक मिला। और यह केवल सतनामी के लिए ही नहीं था, बल्कि किसान वर्ग के लिए था, संपूर्ण सभी जाति वर्ग के किसानों के लिए था। गुरु बालक दास जी के शौर्य से प्रभावित तत्कालीन ब्रिटिश शासन के द्वारा सन 1820 में गुरु बालक दास जी को राजा की उपाधि दिया गया। राजा गुरु बालक दास जी को हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र, सोने की मुठ वाली तलवार भेंट कर शस्त्र सेना रखने की अनुमति प्रदान किए थे। सन 1825 में पहली बार राजा गुरु बालक दास जी ने अंग्रेजों पर दबाव बनाया। फिर राजा गुरु बालक दास जी ने एकता समरसता के आंदोलन से अंग्रेज प्रभावित होकर पहली बार शिक्षा का द्वार सतनामियों के लिए खोला। राजा गुरु द्वारा सतनाम आंदोलन को तीव्र गति देने के लिए केंद्र बिंदु चिन्हित किए और सतनाम आंदोलन का मुख्य कार्यालय भंडारपुरी, तेलासीपुरी, चटवापुरी, खड़वापुरी, कपरी, बोरसरा आदि स्थान पर उन्होंने आंदोलन संचालित किए। सन 1857 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सैन्य विद्रोह हुआ, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने पूरी तरह विफल कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन कंपनी के हाथ से अपने अधीन में ले लिया। सुव्यवस्थित रूप से शासन के लिए मालिक मकबूजा कानून लागू किया गया, जिसके तहत ऐसे काश्तकार जो अपने जमीनों पर सन 1840 से काश्तकारी कर रहे हैं, उनको सर्वे के बाद मालिकाना हक देने का वादा किया गया। सतनामी आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों ने पेशवाशाही मराठों के द्वारा अपने छीने हुए भूमि संपत्तियों द्वारा दोबारा अधिकार कर लिया। मैदानी क्षेत्र में लगभग आधे भूभाग पर जनसंख्या के अनुपात कब्जा था। नए कानून से उन सभी भूमि संपत्तियों पर सतनामियों का कानूनन अधिकार होता। कानून में यह प्रावधान था, अगर कोई विवाद होता तो उस क्षेत्र के मान्य मुखिया के राय को महत्व देते हुए निर्णय लिया जाए। राजा गुरु बालक दास जी को मैदानी इलाकों में आधी आबादी के लोग अपने गुरु और उनको मुखिया मानते थे। नए कानूनी प्रावधान से उनकी हैसियत किसी न्यायाधीश या राजा की तरह हो चुका था, इसलिए उन्हें आमजन राजा गुरु कहते थे। इसके अलावा उनका प्रभाव आदिवासियों के ऊपर भी था। मालिक मकबूजा कानून से जातिवादी सामंती ताकतों में खलबली मच गया, क्योंकि वे जानते थे कि एक बार अगर सरकारी दस्तावेजों में जमीनों के वास्तविक मालिकों का नाम दर्ज हो गया तो उनको बेदखल नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने गुरु बालक दास जी के खिलाफ माहौल तैयार करने की मुहिम चलाई और जिसमें मालगुजारों, सामंतों व अपने को संभ्रांत समझने वाले ने अंग्रेजों का साथ दिया। संपूर्ण छत्तीसगढ़ गुरु के समतावादी व्यवस्था से प्रभावित थे। सतनाम में छत्तीसगढ़ में गुरु के प्रभाव से ब्रिटिश सरकार भी अचंभित थे। ब्रिटिश सरकार ने राजा की उपाधि देकर गुरु बालक दास जी को अपनी ओर मिलाने की भरसक प्रयास किए, लेकिन गुरु बालक दास जी आजादी के पक्षधर थे। गुरु बालक दास जी ने अपने पिता के द्वारा चलाए गए रावटी प्रथा को तीव्र गति से बढ़ाया। गुरु बालक दास जी ने सतनाम आंदोलन चलाकर संपूर्ण मानव समाज को एक सूत्र में पिरोया और सतनाम आंदोलन से ही स्वाधीनता आंदोलन के स्वरूप निर्धारण हुआ, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत की कल्पना भी साकार हो पाया। गुरु ने सुरक्षा के लिए सेना गठन कर उनका सुदृढ़ ढंग से प्रशिक्षण दिया उनको, जिससे ब्रिटिश हुकूमत परेशान होने लगी।
और अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ के अन्य लोगों के साथ मिलकर गुरु की छवि को धूमिल करना शुरू कर दिए। गुरु के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए तरह-तरह के षड्यंत्र शुरू कर दिए। गुरु बालक दास जी की ख्याति शक्तिशाली राजा के समान थी और गुरु के जो ठाट बाट है वो साथ में उसके दोनों अंगरक्षक सरहा और जोधाई उनके साथ चलते थे। हाथी में सवार होकर राजा गुरु बालक दास जी सतनाम आंदोलन तथा सतनाम सेना को संचालित करते हुए जगह-जगह रावटी प्रथा चलाए। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। सतनाम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रेखा जी। हमारे साथ बने रहें। आज के इस प्रोग्राम में हमारे बीच में 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं, अनिल भतवारी साहब और डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी। बहुत-बहुत स्वागत है जांगड़े जी और भतवारी साहब का। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कामिनी पुरेना जी से आग्रह करूँगा कि वो इस विषय पर, आज के खास विषय पर गुरु जी के जन्म जयंती के अवसर पर अपने विचार रखेंगे। कामिनी पुरेना जी। सर, मैं भतवारी सर को बोलूँगी कि उनका विचार मेरे को सुनना है, तो सर जी, जी, के जी। बाद ही भले ही बोलूँ, मैं चाह रही हूँ। ठीक है, शुक्रिया। तो सर को मौका मैं दीजिए, भैया को। जितेंद्र जांगड़े जी फिर से आग्रह करता हूँ कि जांगड़े साहब अपनी बात रखें पहले, क्योंकि जी, जी। राजभाषा आयोग के वो सचिव हैं और हम चाहते हैं कि उनको सभी लोगों का सुनने के बाद उनके मुखारबिन से हम विस्तार से बातें, क्योंकि उनको जब भी बोलते हैं तो फिर वो उनका समय जो है काफ़ी लेंदी हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अंतिम में उनको मौका दिया जाए। जितेंद्र जांगड़े जी अपनी बात रखें। सबको सतनाम। जी, आज सतनाम। गुरु बालक दास के जयंती के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मानव समाज, सतनामी समाज को कोटि-कोटि शुभकामना। गुरु बालक दास का अवतरण 8 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था। तो बाबा बालक दास का जन्म हुआ तो उनके शरीर पर 10 अवतार का पूरा छप्पा था, 10 अवतारी का, ये बताते हैं। और मेरे को भंडारपुरी में 30 साल पहले एक संत मिला, उस संत का उम्र करीब 85 से 90 साल था, उन्होंने इस बात को बताया। मतलब आज से उसका वो बुजुर्ग है जो 130 साल पहले जी। एक आंकड़ा लगाए थे, तो 10 जन्म का छप्पा था, ऐसे बताते हैं, अवतारी था। और जो बालक गुरु बालक दास था वो बड़ा एक ललाट वाले थे, प्रकाशवान बालक था। उनके दर्शन पाने के लिए जब गिरौदपुरी में संत समाज जब एकत्र होने लगे तो गिरौदपुरी पूरा एक मेला के रूप में हो गया था, क्योंकि 2 उद्देश्य था, गुरु घासीदास का भी दर्शन प्राप्त करना और उनके द्वितीय पुत्र गुरु बालक दास के अवतरण हुआ उनका भी दर्शन प्राप्त करना। तो उस समय हजारों साधु संत गिरौदपुर में एकत्र हो गए। तो वो आज का उस समय का 1000 है, जो आज का 1 लाख है। तो बाबा गुरु घासीदास ने जब संतों को देखा तो बाबा गुरु घासीदास के मन है जो थोड़ा दुखित हुआ, क्योंकि रंगी बिरंगी कपड़े में उस समय के समाज के लोग आए हुए थे। तब बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मिट्टी में पानी है जो सोखता है, पत्थर में नहीं सोखता है। संतों को एकत्र करके संत वाणी वेद से समझाया कि मिट्टी में पानी है जो सोखता है, पत्थर में नहीं सोखता है। इस प्रकार से सतनाम है जो श्वेत में प्रवेश करता है, श्वेत में उनको वो धारण करता है। तो श्वेतांबर हो जाइए आप लोग, जाओ जोग नदी में स्नान करो और श्वेत वस्त्र धारण करके, जिस प्रकार नदी है जो सारी अवगुण को बहाकर ले जाता है और नदी में कोई गंदगी नहीं लौटता, इसी प्रकार इस बहते नदी में स्नान करके इस रंग बिरंग को बिल्कुल विसर्जन करके श्वेत वस्त्र धारण करो, श्वेतांबर बनो।
इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने उस समय समाज को दीक्षा दिया। तब से गिरौदपुरी में यह मेला लागू हुआ आज 8वें के दिन। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सतनामी समाज के लोग आज से कल से लाखों लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई जोग नदी में 2% भी 1% भी लोग स्नान नहीं करते। और उस बाबा गुरु घासीदास के उपदेश से पुण्य मेला, नदी स्नान, आज कई जगह भारत देश में मेला हो गए, चालू हो गए। परंतु अपने लोग स्नान करके एक अच्छे से आशीर्वाद मांगे बाबा जी को के चरण में जा करके, स्नान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, ये काम नहीं करते। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। रहा सवाल ये तो धर्म संस्कार संस्कृति बाबा जी के उपदेश की बात है। गुरु बालक दास है जो सतनाम धर्म को, जो बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जो मालिक है परमात्मा है, सृष्टि का सृजनहार है, उस सतनाम का बनाया हुआ यह सृष्टि है। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर का नाम हमारा होता है, वैसे सृष्टि का नाम सतनाम ने बनाया, तो सतनाम धर्म होना चाहिए, एक ही धर्म है। तो उस धर्म को बाबा गुरु घासीदास के जो प्रवचन था, राउटी के माध्यम से सतनाम आंदोलन था, उसको गुरु बालक दास ने गांव-गांव तक, शहर-शहर तक, पूरे प्रदेश में राउटी रामत के माध्यम से पहुंचाया। और पहुंचाने के साथ-साथ उन्होंने सतनाम धर्म सेना का भी स्थापना किया, जो आज वर्तमान में सतनाम सेना बन करके रह गए। चलिए वो सतनाम धर्म सेना था, उसको सतनाम सेना तक सीमित कर दिया गया, धर्म को हटा दिया गया है। तो सतनाम धर्म सेना को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसके माध्यम से सतनाम क्या चीज है उनका अलग जगाया, जन जन तक लोगों को उन्होंने समझाया गुरु बालक दास ने। और उनका देन है जो संगठन, सतनामी समाज में जो संगठन है, गुरु बालक दास का देन है। जैसे छड़ीदार, भंडारी, साटीदार, अटगवा महंत, जिला महंत, राज महंत, उसके ऊपर में गुरु, ये उन्होंने एक ढांचा तैयार किया। इन्हीं के अनुसार से आगे चलकर देश में मानवतावादी, समतावादी संविधान का निर्माण हुआ। तो छड़ीदार का पंच बना, साटीदार का उप सरपंच बना, भंडारी का सरपंच बना, अटगवा का जनपद सदस्य बना, जिला महंत का जिला सदस्य बना, और महंत का विधायक बना, राज महंत का सांसद बना। इस प्रकार से आगे चलकर गुरु बालक दास, गुरु घासीदास के बनाया हुआ जो लोकतंत्र, समाजवाद, इस नियम को ही आगे चलकर यह संविधान के रूप में मानव एक समान का अधिकार संविधान बना। और इस देश के लिए सौभाग्यशाली था कि गुरु बालक दास की जो सतनाम धर्म संगठन को आगे चल करके पूरा भारत देश, सतनामी समाज ही नहीं, पूरी भारत देश के मानव के लिए यह जो संगठन है जो संविधान में तब्दील हुआ। महापुरुषों ने, ऐसे महान संत, महान गुरुओं, भारत देश के अनेक गुरुओं के सिद्धांत को लेकर के प्रजातंत्र, लोकतंत्र का स्थापना हुआ। जी। तो गुरु बालक दास का संगठन है जो उस समय इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया था, लोग उसके सतनाम धर्म सेना में जुड़ते गए। और उनकी जो संगठन को, राजतंत्र, राजगुण को, राज करने की योग्यता को देखकर अंग्रेजों ने उनको राजा गुरु का उपाधि दिया, सम्मान दिया। और हाथी, घोड़ा, तब्बल, बर्छी और सोन का मुठ लगे तलवार से उनको नवाजा गया और कहा कि जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हो, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो। इस प्रकार से अंग्रेजों ने उनको राजा गुरु के नाम से उनको नवाजा। और गुरु बालक दास है जो कहा कि ये हथियार है जो उसको मैं नहीं रखूंगा, सम्मान को तो ले लेता हूं इस हथियार को, क्योंकि मेरा पिताजी है गुरु घासीदास है जो सत्य अहिंसा का पुजारी है। किसी भी जीव प्राणी पर उन्होंने ना तो सवारी किया है,
ना किसी को मारने के लिए, दंडित करने के लिए दातुन की काड़ी जैसा तिनका को भी नहीं उठाया, उनका मैं पुत्र हूं। तो मैं इस हथियार को मैं सम्मान के रूप में रखता हूं, लेकिन मेरा जो बॉडीगार्ड है, मेरा सहरा जोधाई ये रखेंगे। लेकिन मैं सम्मान के रूप में उन्होंने झोंका, स्वीकार किया, परंतु उस हथियार का उपयोग जी, नहीं जी। किया गुरु बालक दास ने, क्योंकि सत्य अहिंसा के पुजारी बाबा गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन सिद्धांत को रौटी के माध्यम से अखाड़ा को उनके सरहद जोधाई ने चलाया, और वो बाबा गुरु घासीदास के सिद्धांत पर गुरु बालक दास ने सतनाम आंदोलन, सतनाम रौटी को आगे बढ़ाया। इस प्रकार की उसकी आंदोलन है जो गुरु बालक दास का बड़ा व्यापक था और मानव हित में था और सर्व प्राणी हित में था। और गुरु बालक दास का सतनाम आंदोलन चलते चलते पूरा छत्तीसगढ़ तो पूरा हो गया था, परंतु मध्य प्रदेश के कुछ भाग, उड़ीसा के, महाराष्ट्र के अन्य राज्य में भी उनका सतनाम आंदोलन है जो कदम रख दिया था। परंतु वो अंग्रेजों ने लिखा है कि गुरु बालक दास अगर 10 साल और जिंदा रहते तो भारत देश का 50 से 60% भूभाग है जो सतनामी बन गया होता, सतनाम धर्ममय बन गया होता। परंतु उनकी हत्या के बाद यह सतनाम आंदोलन है जो रुक गया और उस आंदोलन को और आगे बढ़ाने वाला नहीं मिला। इस कारण गुरु बालक दास के और गुरु घासीदास, गुरु अमरदास का जो आध्यात्मिक ज्ञान था वो कंठी जने पहनाते थे संतों को। ये सारा सतनाम आंदोलन है जो वहीं पर गुरु बालक दास हत्या के बाद यह भी आंदोलन रुक गया। इस प्रकार से गुरु बालक दास का जीवन दर्शन मैंने 2-4 शब्द बोला है, क्योंकि मेरे को अचानक कुर्रेश जी ने बोला कि जी। जांगड़े जी अभी जुड़ने करके, मैं रास्ता से आ रहा था मेडिकल से, तो कुछ तैयारी भी नहीं कर पाया था, जी। तो मैं अपनी बहुत वाणी बहुत को विराम शुक्रिया देता हूं। जितेंद्र जांगड़े जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अनिल भतपरी साहब से आग्रह करूंगा कि आज के इस खास एपिसोड पर अपनी बात रखेंगे गुरु बालक दास परिजानी राजा जी की जीवन वृतांत पर। अनिल भतपरी साहब अपनी आवाज खोलें, अपनी आवाज ही म्यूट करें। जी हाँ, आप सभी को जय सतनाम, जय गुरु जय बालक सतनाम। दास जी और जय उसकी बालक दास जयंती की हार्दिक बधाई। सबका हाँ, जीवन ठीक है। मंगलमय हो और हमारा जी, जी। पंथ जो है, हमारा धर्म जो है, सतनाम धर्म, वो दुनिया में फैले और सारा संसार सतनाम में हो। हम लोग विगत कई वर्षों से जी। एक स्लोगन दिए हैं कि संसार सतनाम में। 2 स्लोगन क्रिएट किए हैं, सत श्री सतनाम और दूसरा है संसार सतनाम मैं हो। इनका इस्तेमाल आप लोग करें अपने लेखों में, अपने संबोधनों में, कि संसार जी। सतनाम में हो, संसार में सत्य का प्रचार हो और सत श्री सतनाम। तो बहरहाल सिख गुरु बालक सिख समाज दास के लोग भी कहते हैं कि पूरे देश में सतनाम का डंका बजेगा। डंका बजे, जरूर, देश नहीं दुनिया में, सारी दुनिया में। दुनिया तो दुनिया हाँ, सारा संसार सतनाम में, क्योंकि सतनाम जितना ही प्रसारित होगा, लोगों के जीवन से शोषण, अन्याय, जुल्म अपने आप स्वयं खत्म होगा, भेदभाव नष्ट होगी और दुनिया रहने लायक होगा, इंसान का रहने लायक होगा। अभी तो इतनी भेदभाव है, आए दिन आप समाचार पत्रों में, अखबारों में देखने को मिलता है। गुरु बालक दास जी का जो प्रदेय है सतनामी समाज में, गुरु घासीदास जी की जो दार्शनिक सिद्धांत है, उस दार्शनिक सिद्धांत का इम्प्लीमेंट, उनका क्रियान्वयन, ये एक तरह से यूं कहें कि गुरु घासीदास फिलासफर थे, वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांतों का प्रवर्तक थे। तो उसके सुपुत्र बालक दास जी उसके क्रियान्वयन करने वाले एक ब्यूरोक्रेट्स, एक तरह से उन्होंने प्रबंधन किया कि सतनाम पंथ की जो बातें हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचे। तो उन्होंने संगठन स्थापित किया, खासतौर से
ग्रामों के एक इकाई माना गया। ग्राम में एक भंडारी का पद क्रिएट किया, एक महंत बनाया और एक साटीदार बनाया। तो गांव को 3 पद उन्होंने दिया, ग्रामीण इकाई को, कि महंत, भंडारी और साटीदार। साटीदार कहें तो सूचना देने वाला, छड़ीदार। साटी और छड़ी मतलब जो दंड रखता है हाथ में, लाठी पकड़ के चलता है वो। और दूसरा महंत जो आध्यात्मिक हो, अध्यात्म के प्रतिनिधि। और तीसरा जो भंडारी है, जो सामाजिक काम के लिए, चाहे वो अन्न हो, चाहे भोजन बनाने का बर्तन इत्यादि हो, या तंबू हो, कनात हो, ये सब रखने के लिए एक प्रभारी, जिसको हम भंडारी कह सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने 3 पद क्रिएट किया। उसके बाद 3 गांव के बीच एक 8 गांव का समूह रखा, जिसको अटगवा कहते हैं। और 8 गांव के बाद में 12 गांव का एक बरहा होता है, और बरहा के बाद राज होता है। तो इस तरह से सामाजिक संगठन उन्होंने अलग अलग, छिकौड़िया राज, फुलझर राज, रायपुर राज, रतनपुर राज, इस तरह की, नवागढ़ राज, मुंगेली इधर, तो इधर जंगल की तरफ के बेल्ट। तो इस तरह से उन्होंने, फिर उनके अपने एक महंत बने, जिसको हम राज कहते हैं। तो ये सारे लोग गुरु घासीदास जी के सिद्धांत को कैसे जनता के बीच में व्यवस्थित रूप रखे, इसके लिए ये काम किया करते थे। और इनके सचेतक जो होते थे, इनके जो प्रबंधन करता थे, वो राजा गुरु बालक दास जी। राजा गुरु बालक दास जी के बारे में आप सब लोग अभी सभी जानते हैं कि उनकी जन्म कब हुई, क्या हुई। मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग लोगों की अपनी अपनी अलग अलग स्थापनाएं हैं, जबकि हम लोग अनुसंधान में, पीढ़ियों के अंतराल में, शादियां कब हुई, बच्चे कब आए, किस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान के समय बाबा जी का उम्र क्या रहा होगा, इन सब का एक विशद अन्वेषण किए हैं। एक तरह से प्रणाली के द्वारा, एक प्रविधि के द्वारा ये निकाले हैं। तब यह ज्ञात होता है कि बालक दास जी का जन्म जो है, वो गुरु घासीदास जी के आत्मज्ञान या माता सफरा माँ की समाधिस्थ होने के पूर्व उनका जन्म हुआ होगा। तो गुरु घासीदास जी का जो सतनाम ज्ञान की जो प्राप्ति, वो लगभग 40 साल की आयु में ठहरता है। 40 साल के बाद में आदमी का चेंज होता है लाइफ, वो जो सेकंड भाग तैयार होता है। अभी भी आदमी जैसे बोलते हैं कि 40 साल लग गए, अक्कल के दाढ़ा जग गए, जागृति आ गई, सचेतना आ गई, होकर जीवन के दूसरा भाग शुरू हो गया। तो गुरु घासीदास जी 40 वर्ष तक गृहस्थ रहे, और 40 साल के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन समाज कल्याण के लिए लगाया। अब 40 साल को अपन निकालते हैं, 1756 में 40 मल्टीप्लाई करें तो 56 और 40 कहें तो वही 95-96 साल। तो 95-96 साल तक वो के उम्र में, तो 1795 में उन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना कर दी। और जब सतनाम पंथ की स्थापना की, तो उनके बाद फिर कैसे संतान आएगा, संभव ही नहीं। वो गृहस्थ जीवन की ओर क्यों और मुड़ेगा वापस। तो उनके सारे संतान जो है, 5 संतान 1795 के पूर्व आ ही चुके थे। तो बालक दास जी का अगर जन्म को हम देखें, तो वो करीब करीब उसका 1790 के आसपास ठहरता है। 2 साल अंतराल के बाद में अगर देखें तो आगरदास। फिर इस तरह से अमरदास साहब को देखें तो 2-2 साल के, 1.5 साल या 2-2 साल के अंतराल में, क्योंकि संतान उस समय उसी आते हैं, 2-2 साल, 3-3 साल। गुरु घासीदास जी के 5 संतान हुए, तो पांचों की उम्र में 1.5 साल या 2-2 साल का अंतर रहा। तो 2-2 साल को आप निकाल लो, और 1795 के बाद गुरु घासीदास जी तो वितरागी संत हो गए, तो उनके बाद संतान प्राप्ति करेंगे तो गुरु घासीदास की छवि प्रभावित है, ये नोटिस करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमको ये डेटिंग तैयार करना पड़ेगा, और ऐसा हम करेंगे क्योंकि गुरु घासीदास जी अपनी ज्येष्ठ पुत्री की विवाह गिरौदपुरी में रहते रहते वहां कर दिए, और उसके बाद में यहाँ संतति जब वापस आए, तो अमरदास साहब युवावस्था में आके मिला तिलासी,
और उनके साथ बालक अवस्था में बालक दास साहेब और अगरदास जी साथ साथ में गिरौदपुरी को त्याग करके, गिरौदपुरी को छोड़ करके तिलासी और भंडारपुरी में शिफ्ट हो। तो ये कालखंड रहा। और तब उस समय 4 साल 5 साल के मासूम बच्चे रहे हों। उन छोटे छोटे बच्चों को 15-20 साल संघर्ष किए, तब कहीं जा करके 1820 में, तब गुरु बालक दास की आयु लगभग 30-32 साल के रहा हो, 30 के आसपास रह गया होगा, या सॉरी 25 के आसपास रहा होगा, तब उसको राजा बनाया। तो ये कालखंड निर्धारण की प्रविधि को हमें वैज्ञानिक तरीका से, समाजशास्त्री ढंग से और संतति कब किस किस उम्र में आ सकते हैं, उस प्रविधि के द्वारा हमको गणना करना पड़ेगा। तभी इसकी निश्चित आयु जो है वो हमारे सामने स्थापित होगी। गुरु बालक दास जी के जन्म के ऊपर बहुत विवाद। कुछ लोग बोलते हैं 1800 में जन्मे, तो 1800 में कैसे जन्म लेगा? कई लोग 1801 लिखते है ना। तो ये बहुत सारी प्रवाद हैं। इन प्रवाद को अनुसंधान के द्वारा ही धीरे धीरे ठीक करेंगे, और हो भी रहा है। किताबें आप पढ़ोगे तो हो। अब हम लोग 20-20 साल बाबा जी के ऊपर काम किए, हमारी किताबें हैं, ये देखिए कितने लोग पढ़ते हैं। मैंने 65,000 में किताब छपाई और निःशुल्क सब तरफ बांटा है, हर यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, लेकिन ये लोगों के हाथ में कहाँ तक होगा। और अंततः मैंने फिर इसको लिंक में दिया, ई बुक फॉर्म में लाया, ताकि घर बैठे लोग इनको पढ़ें। ये इसमें हम लोग काम किए और यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, अनुसंधानिक काम है। तो बहरहाल गुरु बालक दास जी की प्रदेय के ऊपर हम काम करें, ताकि ठीक ठाक आकलन हो सके। अगर हम देखें तो गुरु बालक दास जी की हत्या के समय उनकी आयु 60 साल से ऊपर हो चुका, 60 साल हो चुका। और शुद्ध खान पान रहन सहन रहने से 60 साल में भी आदमी सक्रिय रहता है, और बहुत सक्रिय थे उस समय। और दूसरी बात, गुरु बालक दास जी अपने, जब उसकी हत्या हुई तो अपने पुत्र का शादी कर चुका था, साहेब दास का। उसकी एक बेटी भी थी, गलारा भाई का। तो आप सोचो कि वो कितने मैच्योर्ड पर्सन हो चुके थे, कितने महत्वपूर्ण हो गया था। उनका प्रविधि जो है 1820 के बाद 1860 में उनकी हत्या हुई, तो कितने 40 साल में गुरु बालक दास जी ने बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया। उन्होंने अनेक गांव में संगठन बनाए, सतनाम सेना स्थापित किए और अखाड़ा प्रथा लाया, शौर्य पराक्रम की बात कही। क्योंकि एक समुदाय को चलाने के लिए केवल अध्यात्म की ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि हर आदमी आध्यात्मिक चेतना से संपन्न नहीं होते। हर आदमी संत नहीं हो सकता। हर किसी को रोटी चाहिए, खाना चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, आजीविका चाहिए। तो उन्होंने देखा, और सबसे बड़ी बात तो है कि गुरु बालक दास जी अपने पिता की तरह आध्यात्मिक पुरुष थे, ऐसा हमें भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म हर किसी की बस की बात नहीं। हाँ, उसके ज्येष्ठ पुत्र अमरदास में आध्यात्मिकपन दिखता है, वैराग्यपन दिखता है, साधना सिद्धि दिखता है। बहुत सुंदर उसकी धर्मपत्नी थी, लेकिन उन्होंने भी उनके तरफ मोह नहीं रखा। लेकिन राजा बालक दास जी को अगर देखें तो उनकी दो धर्म पत्नियां थी, 2 माताएं थी, उनकी संतति आए। वो कुशल प्रबंधक थे, राजसी जैसा जीवन था, वैभवशाली उनका लाइफ स्टाइल था। घोड़े में चलते थे वो, राजा रजवाड़ा था, रावटी चलाते थे वो, और अपने समय चतुरंगड़ी सेनाएं रखते थे। बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका। तो उनका चैप्टर जो है, उनका व्यक्तित्व है, वो डिफरेंस रखे। मतलब गुरु बालक दास जी राजा की तरह राजसी स्वरूप में जी। भंडारपुरी में कोई गए होंगे, देखे होंगे, मेरे उम्र के बराबर तो आप सभी लोग, आप देखे होंगे वहां पे डोला रखा है महल के सामने, मोती महल के ठीक सामने दरवाजा में चढ़ते तो डोला था। उस डोला में बैठ करके राजा बालक दास जी जनता को दर्शन देते। हाथी में, घोड़े में तो चढ़ते ही थे, साथ में कहार लोग भी उसको उसमें बिठा करके घूमते थे। राजा लोग भी डोला में चढ़ते थे। डोला में केवल रानी चढ़ती थी,
डोला में केवल बहुएं लाई जाती थी ऐसा नहीं था, डोले के द्वारा आदमी सफर भी करते थे। आप लोग देखे होंगे, कोई पुरानी फिल्म देखे होंगे या मराठा कल्चर की कोई सिनेमा देखे होंगे, तो देखे होंगे कि उसमें एक पालकी रहता है, उसमें आचार्य को, सामंत को, राजा को बिठा करके ले जाते हैं, भ्रमण कराते हैं। तो इस तरह से उनका आवागमन होता था। तो वो रखे थे, वो वहां सुरक्षित था वो। मैं तो अपने आंखों में देखा हूँ इतना सुंदर डोला, और देख करके आश्चर्य होते थे, इसलिए कि भंडारपुर से मेरा गांव लगा हुआ है, हम जब चाहे तब जाते थे। गांव में घर में कोई रिश्तेदार आते थे तो मेरा ही जिम्मेदारी था कि उनको घुमाने भंडारपुरी ले जाना है, और महल को घुमा घुमा के देखते थे, उसमें जो नक्काशियां थी उनको देखते थे, और बुजुर्गों से, गुरुओं से, गुरु माताओं से संस्मरण सुनते थे। तो इसलिए उन क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी जानकारियां एकत्र होना शुरू हो गया था दिमाग। तो मेरा कहने का अर्थ है कि राजा गुरु बालक दास जी को राजा की पदवी इसलिए दी गई थी अंग्रेजों ने, जितेंद्र भाई अभी कह रहे थे कि राजा का पद क्यों दिया गया था। अंग्रेज उस समय तो सारे राजतंत्र को खत्म कर रहे थे, सवाल है, राजतंत्र को खत्म कर रहे थे, तो गुरु बालक दास को राजा क्यों बनाया। और सतनामी समाज की स्थिति उस समय ऐसी थी कि एक दोयम दर्जे की तरह उनके साथ बुरे व्यवहार भी हो रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में संख्या भी कम थी उस समय। राजा बालक दास जी जब राजा बने तो कहते हैं कि बमुश्किल 4 लाख सतनामी थे उस कालखंड। गुरु घासीदास और बालक दास जी के समय में 4 लाख सतनामी। जब राजा बने होंगे तो 40 साल प्रयास किया तो 4 लाख। 40 साल पहले अगर देखें तो सतनामियों की संख्या कितनी रही, गिनती लगाओ, 10-12 हजार से ज्यादा नहीं रहे हो। तो 10-12 हजार समुदाय को राजा कैसे बनाए। इनके पीछे कोई कारण तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। इसके पीछे एक ही कारण था कि ट्रांस महानदी क्षेत्र में 2 क्रांति घटी, एक वीर नारायण सिंह का और दूसरा बालक दास का। बालक दास जी व्यक्ति स्वतंत्रता के अनुयायी थे, और बालक दास जी का वैभव आना शुरू हो चुका था। गुरु घासीदास जी से मिलने के लिए लोग आते थे, उनकी बातों से प्रभावित होते थे, भूदान भी करते थे, और भूदान करके आसपास मिल्कियत आना शुरू हो गया, जमीन आना शुरू हो गया था। भंडारपुरी की संपत्ति को एक लोहारिन जो विधवा थी, निसंतान दंपति थी, उन्होंने बाबा जी के चरणों में चढ़ा दी। तो इस तरह से भू संपत्ति आना शुरू हो गया। तेलासी में दान किए, जुनवानी और उधर कोड़ापार और धर्म सेना के लोग भी अपनी भाठा, अपनी भर्री ये देने शुरू किए कि गुरु महाराज को हम बसाएंगे, यहाँ रहेगा। क्योंकि उनकी चिकित्सीय चीज और उनकी सीख और उनका इलाज, जो लोगों को इलाज किया करते थे, कुष्ठ रोगी का इलाज हो या डिप्रेशन का इलाज हो या अनेक तरह की मानसिक विकृति का इलाज हो, उनसे इतना प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए थे गुरु बाबा जी। सिंधा तालाब को सुधारा तिलासी में, तो इनकी कीर्ति फैल गई, तो जिसके कारण सारे लोग हेल्प करने लगे। तो उस तरह से उनके पास वैभव आना शुरू हो गया, अनुयायी भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि इस नए उग रहे पंथ को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको राजा बना दी जाए, और राजा बना के इनके जितने फॉलोअर्स हैं आगे चल के इनको कन्वर्ट किया जाए ईसाई, इसलिए राजा बनाया। नहीं तो एक तरह से वो सारे राजाओं को नेस्तनाबूद कर रहे थे, तो बालक दास को राजा बनाने का क्या औचित्य। तो राजतंत्र को तो खत्म कर रहा था। तो ये हमको समझना पड़ेगा। जब उनसे ये प्रस्ताव किया गया, फादर लोर उस समय विश्रामपुर में आश्रम बना चुके थे, चर्च बनना शुरू हो गया था, तो प्रस्ताव लेकर के गए। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा ईसाइयों का मूवमेंट रायपुर बिलासपुर जो मुख्य मार्ग बन चुका था, आने जाने का सड़क बन गई थी, तो विश्रामपुर में, बैतलपुर और विश्रामपुर में चर्च बन गए थे। परसा भदेर बलौदा बाजार में भी चर्च बन चुके थे। तो उस समय सेवा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से लोगों को ईसाई बना रहे थे। तब
राजा गुरु बालक दास और गुरु घासीदास जी ने उस परंपरा के अगेंस्ट काम किया कि कोई सतनामी ईसाई ना। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि विश्रामपुर के पास सतनामी ईसाईकरण करने के लिए सबसे पहले गंगा प्रसाद चौबे नाम का एक व्यक्ति, ये थीसिस में है, आप लोग पढ़िएगा। केयूर भूषण जी का संस्मरण है, मैं बगैर एविडेंस की कोई बात इसमें नहीं लिखा हूं। तो गंगा प्रसाद चौबे नाम का एक ब्राह्मण है, उसको फादर लोर ने, जो विश्रामपुर के पादरी थे, उन्होंने सबसे पहले ईसाई बनाया और उनको ईसाई बना करके हिंदू जातियों को ईसाईकरण करना शुरू किया। सतनामी इसमें शामिल नहीं हुए। हाँ, कुछ चमार, कुछ चर्मकार, कुछ मेहर, कुछ मोची समाज ऐसे थे जो सतनामी नहीं बने थे, वो लोग जरूर ईसाई बनना शुरू किए। लेकिन जो सतनाम पंथ से दीक्षा ले चुके थे, जो गुरु घासीदास को गुरु मान चुके थे, वे लोग नहीं किए। लेकिन इस क्षेत्र में बहुत तेजी से कन्वर्सन शुरू हुआ, क्योंकि चर्च कहाँ बना? विश्रामपुर। और उनका टारगेट क्या था? शिवनाथ नदी के उस पार, जिसमें हम कहें शिवनाथ नदी के उस पार का जीवन स्तर बेहद कठिन था। काली मिट्टी थी, पूरा तखतपुर, मुंगेली, नवागढ़, कवर्धा, ये वाला इलाका में खेत नहीं थे, लोग केवल उन्हारी फसल लगा के जीते थे और बम्बरी का भीषण जंगल था। ऐसे जंगलों में सतनामी लोग रहते थे, बाबा जी के अनुयायी रहते थे। उन क्षेत्रों को कन्वर्ट करने के लिए फास्टरपुर, विश्रामपुर ऐसे जगहों पे चर्च बनना शुरू हुए। इसलिए गुरु घासीदास जी और बालक दास जी का सबसे ज्यादा अभियान कहीं क्षेत्र में चला तो उसी क्षेत्र में चला। वो उसी क्षेत्र में रिश्तेदारी किए, नवलपुर से अपने पुत्र के लिए बहू लाया, खारा में संधि बनाया, मीरा माता जी वहीं से आए, है ना। तो इस तरह से उस क्षेत्र में गया और उस क्षेत्र में बहुत सारे लोग सतनाम पंथ में कट्टरता पूर्वक जीवन यापन किए, लेकिन ईसाई नहीं। जब ईसाई नहीं बने तब फिर अंग्रेजों का जब प्रभाव बहुत तेजी से फैलने लगा, तब अंग्रेजों का एक षड्यंत्र चला कि इधर ट्रांस महानदी क्षेत्र के एक नायक वीर नारायण सिंह को तोप से उड़ाया गया, तो दूसरे तरफ बालक दास जी की हत्या करा दी। आप लोग सब जानते हैं इस प्रसंग को। 3 साल के बाद 1857 में उधर फांसी लगा दी, 1860 में 3 साल के बाद इनकी हत्या करा दी और उसकी जांच नहीं हुआ। नहीं तो अंग्रेज न्याय के लिए बहुत माने जाते हैं कि बड़ा न्याय प्रिय है, कोई भी घटना होगी तो उनकी इंक्वायरी होगी, जांच होगी, पूरा सिस्टम था उनका। उसी सिस्टम से आज देश चल रहा है एक तरह से। उस सिस्टम में उनकी जांच नहीं कराई, तो ये बात हुई। तो बालक दास जी का ये जो फैक्टर है, ये जो चीजें हैं, हमें उनको समझना पड़ेगा। गुरु बालक दास जी में बलिष्ठपन, शौर्यपन, उसमें प्रबंधन का गुण क्यों आया, कैसा आया, इनके पीछे कारण कि किसी भी घर में पारिवारिक पृष्ठभूमि में देखा जाए कि अगर एक भाई नरम स्वभाव का है तो दूसरा भाई उग्र स्वभाव का। तो अगर अमरदास साहेब में संतत्वपन की गुण है, पिता का गुण है, अध्यात्म की चेतना में, तो स्वाभाविक है माता जी कहती होगी कि बाप भी वैसी है, बेटा भी वैसी है। अब घर गृहस्थी, चूल्हा चौकी, सब्जी भाजी कौन देखे? तो उसके लिए बालक दास था ना। तो बालक दास जी इस तरह से, साइकोलॉजी ऐसा बनता है, मनुष्य का व्यक्तित्व इस तरह से बनता है। तो बालक दास जी ने घर की प्रबंधन से शुरू किया। रामत रावटी जब बाबा जी ने चलाया तो उनकी भोजन की व्यवस्था माता जी करते थे, संतों की। रावटियां कहाँ लगेगी, रामत कहाँ जाएगा, कहाँ तंबू लगेंगे, कहाँ खाना बनेगा, कौन भंडारी रहेंगे, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारा प्रबंधन का जिम्मा ये लोग करते थे। और ये गुण धीरे धीरे उनको प्रबंधन कला में इतना माहिर बनाया कि राजा के लिए वो योग्य। जी जी जी। एक चीज और मैं बता दूं, एक चीज और बताऊं मैं कि जब वो राजा बना होगा तो उनके ज्येष्ठ पुत्र भी तो थे। तो ज्येष्ठ पुत्र, तो भारतीय परंपरा में ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी बनता है। तो बहुत संभव है कि अमरदास साहेब नहीं रहा होगा, समाधिस्थ हो गए रहे होंगे। और या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटरेस्ट ही नहीं लिए होंगे।
कि मुझे नहीं बनना है, राजा नहीं बनना है। ये दो कारण हो सकते हैं। हमें इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए कि क्या कारण है कि उत्तराधिकारी बनने के लिए अमरदास साहेब नहीं आया सामने। तो दो कारण है, या तो वो नहीं रहे होंगे। अब नहीं रहे होंगे तो अब समझिए कि कौन से सन में फिर उत्तराधिकारी बनाया होगा। या तो अमरदास साहेब 1825 के बाद नहीं थे, समाधि ले लिए, और इनको 18 से 25 के बाद इनको बनाया गया होगा राजा। ये भी एक आकलन है जो हमको करना पड़ेगा। अभी अध्ययन और प्रविधि चल रहा है, निरंतर काम हो रहा है, एविडेंस लिए जा रहे हैं, और उसके तरह से एक तर्क संगत जीवन चरित्र को व्यवस्थित करना पड़ेगा, और इस दिशा में काम बहुत तेजी से हो रहा है। तो इस तरह से, और उसके बाद में आगरदास छोटा था। जब बालकदास की हत्या हुई तो स्वाभाविक है आगरदास को लंबरदार बनाया गया, और उसका 1868 में 60 में उनकी मृत्यु हुई, और आगरदास को लंबरदार बनाने के लिए 8 साल वेट करना पड़ा। इन 8 साल में मिल्कियत का स्वामित्व जो है वो लंबित था, प्रॉपर्टी का। लेकिन इसी बीच में जो महल बन चुका था, बड़ी ऐश्वर्य आ गई थी, और राजसी स्वरूप आ गया था, सतनामियों का अपना महत्व होने लग गया था। वो जो है महंतों ने, संतों ने वो काम को देखा। तो गुरु बालकदास जी का काम जो था वो इतने यूनिक थे, प्रबंधन में इतने कुशल थे। वो चतुरंगिणी सेना निकाला करते थे। आपको और बता दें, उनका जिक्र मिलता है कि बालकदास जी ने भटगांव में चतुरंगिणी सेना का प्रदर्शन किया। भटगांव, बिलईगढ़ के पास भटगांव है, जहाँ राजवंश है, राजा है। उस राजा से शायद उनकी मित्रता रही होगी। तो उन्होंने अपनी शौर्य प्रदर्शन करने के लिए, जिसमें हाथी, पहली बार ऊंट आया था छत्तीसगढ़ में, ऐसा बताते हैं। ऊंट आया कहाँ से? राजस्थान से। और राजस्थान से ऊंट क्यों आया होगा? उसके पहले तो ऊंट की कोई कल्पना नहीं थी। हाथी थे, घोड़े थे, पैदल थे, और चौथे सेना में ऊंट होते हैं। तो राजस्थान से ऊंट मंगाया गया। भले एक या दो ही सही, लेकिन ऊंट आया वहां से, और उनकी शोभा यात्रा में शामिल। वो शौर्य प्रदर्शन करते थे, शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के द्वारा शक्ति का प्रदर्शन होता था, ताकि देसी रियायत जो है और लोग है सतनामियों के प्रति द्वेष भाव ना रखें। अपनी आत्मरक्षा के लिए हम हथियार रखते हैं। बालकदास जी हथियार इसलिए रखा, आत्मरक्षा। चतुरंगिणी सेना का प्रदर्शन इसलिए किया कि आत्मरक्षा, ताकि हमारे पास भी सशस्त्र सेना है और कोई हमें कमजोर ना माने, और अपने अपने ढंग से जिए, क्योंकि राजाओं के बीच में बहुत द्वंद्व चलता था। तो उस द्वंद्व से बचने के लिए बालकदास जी ने चतुरंगिणी सेना का वो किया। और ये ऊंट क्यों आया, इसके पीछे कारण है कि गुरु बालकदास जी की जो धर्मपत्नी, दूसरा धर्मपत्नी माता जी आई, राधा माता। तो ये राधा माता थी कौन? ये है सिलवट कन्या, सिलवट चितेर कन्या। ये महल छकने के लिए आए थे, और महल जो बनाया गया है राजस्थानी शैली का महल है। भंडारपुरी का जो पैलेस देखेंगे, मोती महल, दो मंदिरों के बीच का जो डिजाइन है, उस डिजाइन को बड़ा ध्यान से देखे तो राजपुताना शैली में जो बनी हुई है, ठीक वैसी ही आकृति वो आज भी चित्र में मौजूद है। उस महल का फोटो मैं अपने कैमरा से अपने आंखों में लिया हूं जाकर, और वही वायरल किया हूं मैं, जो सोशल मीडिया में चल रहा है। मेरे थीसिस में है, मेरे बुक में है, वो सारे फोटोग्राफ मिल जाएंगे। तो उस वो राजपुताना शैली की निर्मित है, उसी को देखकर उसका नाम मोती महल रखा। जी पटवारी मोती महल उसका साहब, नाम जी है। जी जी जी, मैं आ रहा हूँ इसलिए, क्योंकि वो छकने वाले लोग थे, वो महल बनाने वाले लोग थे। कहाँ के? राजस्थान से। राजस्थान से उनका रिलेशन रहा होगा। राजस्थान में सतनाम पंथ है, वीरभान जी है ना। अब जोड़ो कड़ी, है ना। वो कहाँ चला जाता है कि राजस्थान में कौन है? राजस्थान का सतनाम पंथ की गद्दी का शुरुआत किसने किया था? वीरभान जी ने। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन था। सिलवट कन्याएं या लोग उधर से आए हुए थे, महल बनाए, और उसी की कन्या जो थी, जो कहते हैं कि बाल विधवा, उस बाल विधवा को उन्होंने चूड़ी पहना करके माता बनाया। तो एक क्रांतिकारी काम किया।
तो इस तरह से उन्होंने ऊंट लाया वहां से, ऊंट ला के अपने सेना में शामिल करके चतुरंगणी सेना का एक तरह से प्रदर्शन किया। और जो चतुरंगणी सेना चलाता है वो एक सम्राट की उपाधि को प्राप्त करता है। तो बालक दास जी का जो छवि था, हर राजा की छोटी छोटी छवि, बिलईगढ़ का राजा का बस बिलईगढ़, भटगांव का केवल भटगांव तक चलता था, उसके आगे नहीं चलता था। कौड़िया का राजा कौड़िया तक, फुलझर का राजा फुलझर तक, पेंड्रा का राजा पेंड्रा ही तक, खैरागढ़ का राजा का प्रभाव खैरागढ़ तक ही। लेकिन गुरु बालक दास जी का प्रभाव संपूर्ण छत्तीसगढ़ था। उनके दौरा हर तरफ चलते थे और इसलिए उनकी शक्ति महाराजा की तरह था। और उनकी इस बढ़ती प्रभाव को देखकर अंग्रेज उनकी षड्यंत्रपूर्वक हत्या की और उनकी जांच आज तक नहीं। ये का बड़ा जी कारण, और ये जी, कारण को बहुत हमको शुक्रिया। समझना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छे विचार आज के इस हाँ, परिचर्चा पर टाइम तो आपने बहुत हो दिया है। रहा है, बात करने का जी, मन जी, बहुत है आप लोगों के जी, बीच जी, में, जी। और समय हाँ, बहुत हो रहा है। मैं आज के इस परिचर्चा को यहीं विराम देने से पहले संक्षिप्त में रेखा जी से और कामिनी पुराने से चाहूँगा कि जो विस्तार से अनिल भट्टाचार्य जी ने जो अपनी बातें कही आज की उनके जन्म जयंती के अवसर में काफ़ी नई चीज़ की जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को प्राप्त हुई होगी। मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे 1-1 मिनट में, रेखा जी और कामिनी पुराने जी। सतनाम। जी अभी डॉक्टर अनिल भट्टाचार्य जी बहुत से अनछुए पहलू को मतलब जानकारी दिए, तो मैं और आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी और बता रहे थे तो मैं उन्हीं से सुनना चाहूंगी, क्योंकि जितना सुना था उनसे कहीं बढ़ के और कुछ चीजें मुझसे सुनने मिला। तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए और ये सोशल मीडिया के माध्यम से और जानकारी दर्शकों को, हमारे साथियों को मिले, ऐसा जी। मेरा आग्रह है। जी। हम लोग इस विषय पर गुरु बालक दास जी के जीवन पर विस्तार से कुछ एपिसोड भी करना चाहेंगे। चूँकि भट्टाचार्य साहब ने कुछ जागृति पैदा कर दी है, हमें भी एक जिज्ञासा हो रही है कि बालक दास जी की जो शौर्यता थी, वीरता थी, उसके विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए राजा की पदवी तो दी गई, लेकिन अंतिम में उनकी हत्या कराने का साजिश भी का भी वो आता है, क्योंकि जाँच नहीं होना ये भी एक समझ से परे है और ऐसे शूरवीर को धोखे से मार देना भी एक मतलब सोच चिंतन करने और मनन करने की हाँ, बात आती है। निहत्थे भोजन जी, करते जी, समय गुरु की हत्या। जी। हाँ, बड़ी बड़ी विडंबना है। जी। तो इस विषय पर हम लोग आने वाले समय में फिर से करेंगे साप्ताहिक जो हमारा परिचर्चा होता है इस पर, ज्ञान वाणी पर और गुरु बालक दास जी के विषय पर ही कर लेंगे। तो मैं फिर से कामिनी पुराने जी से चाहूँगा, हमारा समय हमको आगे और बढ़ने की इजाज़त नहीं देता है। मैं संक्षिप्त में कामिनी पुराने जी भी अपनी बात रखें। जी जी, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। गुरु बाबा बालक दास जी की जन्म जयंती के पावन अवसर पर गुरु को सादर नमन करते हुए आप सभी संत समाज को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं समय के अभाव है तो मैं आशीर्वाद स्वरूप 2 लाइन कहना चाहूंगी बाबा जी से। नमन करूं हे जगत गुरु, नमन करूं हे जगत गुरु, आशीष दे सुख पाऊं। नमन करूं हे जगत गुरु, आशीष दे सुख पाऊं। चरण कमल पर माथ नवाऊं, जीवन सफल बनाऊं। नमन करूं हे जगत गुरु, आशीष दे सुख पाऊं। चरण कमल पर माथ नवाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मेरी यही कामना है गुरुजी, एक अच्छा इंसान बन जाऊं। मेरी यही कामना है गुरुजी, एक अच्छा इंसान बन जाऊं। कोई व्यक्ति महान पैदा नहीं होते, अपने कर्मों से, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से, अपने कर्मों से वो महान बन जाया करते थे। तो वैसे ही हमारे बाबा बालक दास जी एक महान व्यक्ति में आते हैं और वो एक शौर्य प्रदर्शन किए और लोगों को जागृत किए। तो कैसे विचार रखते थे, 2 लाइन भी कहना चाहूंगी। दिल में विचार रूपी आग थी, दिल में विचार रूपी आग थी, आंखों में थी चिंगारी। दिल में विचार रूपी आग थी, आंखों में थी चिंगारी। जबान पे माचिस की तीली थी, जबान पे माचिस की तीली थी। जो लाया जलाया समाज की लाचारी और बेबसी, जो जलाया समाज की लाचारी और बेबसी। मैं लोगों से भी 2 लाइन कहना चाहूंगी अपनी रचना के माध्यम से। उठो जागो वीर बहादुरों,
उठो जागो वीर बहादुरो छाता पहाड़ की चट्टान हो तुम। उठो जागो वीर बहादुरो छाता पहाड़ की चट्टान हो तुम। कायरता तुम्हारे खून में नहीं बाबा बालक दास की संतान हो तुम। उठो जागो वीर बहादुरो छाता पहाड़ की चट्टान हो तुम। कायरता तुम्हारे खून में नहीं बाबा बालक दास की संतान हो तुम। बाबा बालक दास की संतान हो तुम। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी सर। सादर बहुत नमन, जय शुक्रिया सतनाम। कामिनी प्रणय जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों के साथ में आज की इस परिचर्चा को पूर्ण किया है। मैं बहुत ही कम शब्दों में मतपरी साहब से आग्रह करूंगा कि आज की इस प्रमुख चर्चा पर अपनी बात रखेंगे। जांगड़े साहब भी आ गए हैं, लास्ट में वो भी कुछ कहना चाहेंगे। मतपरी साहब। गुरु घासीदास जी के ऊपर तो बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन जी। गुरु बालक दास जी के ऊपर अभी काम होना बाकी है। अभी हमें गुरु घासीदास जैसे संत की तरह स्थापित है, वैसे ही एक राजा गुरु बालक दास जी को एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह कि छोटे छोटे राजाओं भी उनके सम्मान करते थे और अलग अलग राजघरानाओं में जा करके वो अपने शौर्य का प्रदर्शन करते थे। अंग्रेज उनको ये कहा था कि अपने पंथ का प्रचार करने के लिए आप जा सकते हैं, और इसलिए नालिश और शिकायतें नहीं होती। एक राजा दूसरे राजा का शिकायत कर सकते थे, लेकिन बालक दास जी किसी क्षेत्र में रावटी करते थे तो उधर के राजा उनकी शिकायत नहीं किए। इसके मतलब ये था कि बालक दास जी सचेत थे, गुरु घासीदास के सिद्धांतों से लैस था और बड़ी ही अहिंसक ढंग से अपने काम को अंजाम दे रहे थे और प्रतिबद्ध ढंग से वो अपना काम कर रहा था। लेकिन जी। उनके इस संत वृत्ति होने के बावजूद भी उनकी हत्या किया जाना और उनका जांच नहीं किया जाना कुछ ऐसे संदेह को स्पष्ट करता है, कुछ ऐसे रहस्य की ओर हमको ले जाता है कि क्या कारण होगा कि ऐसा हुआ। तो उन तथ्यों को हमको जानना समझना होगा। एक जी, आने सामाजिक वाले क्रांति, समय में इस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अब समेट ही रहा हूँ। तो जब तक इसके ऊपर हम और अच्छे से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक गुरु बालक दास जी का वास्तविक मूल्यांकन संभव नहीं। नहीं। जी। आध्यात्मिक रूप से हम तो एक लाइन में जयकारा कर देते हैं, लेकिन जयकारा करने के लायक क्यों बना वो, इस रहस्य को हमको जानना और समझना पड़ेगा। जी जय जी जी सतनाम। सर। जी सर। सतनाम। मैं जांगड़े साहब से चाहूंगा कि अपनी बात जो कुछ सोच रहे हैं वो कहना चाहेंगे, कहीं डाले। जी जी। गुरु बालक दास का जो सतनाम आंदोलन का मुख्य कड़ी एक और है, वो है जो जमीन जोतेगा वो जमीन उसी का होगा। यह उन्होंने आंदोलन चलाया क्योंकि गुरु घासीदास ने कहा कि इतना जमीन बंजर पड़ा है, इसमें अनेक प्रकार का अन्न पैदा होगा जिससे परिवार का, समाज का, देश का गरीबी दूर होगा, हर प्राणी को भोजन आहार मिलेंगे। तो गुरु बालक दास है जो गुरु घासीदास के सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि जो जमीन जोतेगा वो जमीन उसी का होगा। और सतनामी समाज कहते हैं कि सतनामी समाज है जो एक क्या तो वो शब्द बोलते हैं कि परिया टोर करके खेती बनाए हैं। इस प्रकार से सतनामी समाज ने इतना खेत जोता, भरवा काट के बसे हैं और भरवा काट के बसे बोलते हैं, और जमीन को, बंजर जमीन को इतना जोता कि सतनामी समाज है जो जमींदार, बड़ी बड़ी गोंटिया और दाऊ, मैंने उस समय सतनामी समाज का स्थिति ऐसा था कि राजा महाराजा के समान था। यह समाज हमेशा संघर्षशील समाज रहा है, किसी से नहीं झुका है। यह समाज हमेशा आंदोलन किया है, अधिकार को लड़ के लिया है, गुलामी को स्वीकार नहीं किया। लोग कहते हैं कि ये लोग दलित हरिजन है, सतनामी समाज का दयनीय स्थिति ऐसा था, गरीबी था, ऐसा नहीं था। सतनामी समाज राजा महाराजा की तरह हम लोग थे उस समय, हम लोग गरीबी नहीं थे। लोग हमको छोटापन दिखाते हैं कि सतनामी समाज गरीब था, ऐसा था, छोटा निम्न वर्ग, हम ऐसे नहीं थे। और इसको अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया, कहा कि सतनामी कास्ट इज हायर कास्ट इन इंडिया, सतनामी समाज को उच्च जाति का दर्जा मिला। तो ये इनकी अच्छी समय कम है, अच्छा चर्चा होना चाहिए। और लोग को जो इस समाज को छोटा मानते हैं, निम्न स्तर का मानते, उस समय इनके ऊपर जुल्म हुआ, अत्याचार, यह तो मैं कदापि नहीं मानता। सतनामी समाज के साथ ऐसा व्यवहार हुआ ही नहीं है। तो समय की अभाव है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी संतों को जय सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा पर हमारे साथ भाग लिए रेखा जी का और कामिनी जी का, अनिल मतपरी साहब का, जितेंद्र जांगड़े जी का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब भी हम ज्ञान
की वाणी की चर्चा करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता है। और वैसे भी हमारे आज मेहमान सब थोड़ा लेट में जुड़े थे, इसके कारण थोड़ा समय कमी हुआ। हम लोग इस पर बालक दास जी की जीवनी पर कुछ 2-4 एपिसोड ज़रूर करना चाहेंगे, ताकि इनके जो अधूरे अनछुए पहलुओं को हम विस्तार दे सकें। तो आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी सतराम। की फतेह। जय बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी और डॉक्टर कृपाल सिंह जय को बहुत-बहुत सतनाम। धन्यवाद। मेघराज शुक्रिया, जी को बधाई कि वो निरंतर मंच दे रहे हैं, और जी, हम तो ये शुक्रिया। चाहते हैं कि मेघराज जी अगर सुन रहे हैं तो एक बढ़िया इंडिया में कॉन्फ्रेंस रखें, या वहीं बुला ले, हम लोग आ जाएंगे, और एक तरह सही से बात। विचारवान लोगों का एक संगति हो जाए, है ना। भाई जी। दूर दूर से देखना सुनना तो हो ही रहा है, टूगेदर भी हो जाए ना एक आध दिन, तो मेघराज हम जी लोग। सुन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? मेघराज सिंह साहब, जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खैर जय जय जोहार, वो भी रास्ता खुलेगा, और सतनाम जब संसार में होगा तो सारे सतनामी तो एक जगह मिलेंगे ही ना भाई। इसी उम्मीद के साथ जय सतनाम, फिर मिलेंगे।